सबसे बड़े सूबे के मुखिया कर्मयोगी गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज। एक शब्द राहुल गांधी के लिए क्या कहें? जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें कौन कैप्टन बनेगा? तो कैप्टन भी वही व्यक्ति होगा जो उसको आसानी से डुबोने में सहायता कर दे। मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बनाते हैं, और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग लाप रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार 2027 में फिर धूम धड़ाके के साथ वापस फिर से आएगी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका इस मंच पर योगी जी। और आपको पता है कि हम हमेशा उत्तर प्रदेश की समृद्धि की बात करते हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि जब आपने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था, 3-3.5 लाख की ये पूरी बजट की आउटले हुआ करती थी, अब ये 9 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप कह रहे हैं यूपी की हो जाएगी। ये इतने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका आधार क्या है और ये आपने पिछले 10 सालों में कैसे किया? मैं सबसे पहले तो टाइम्स नौ को इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और वह भी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कॉन्क्लेव प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक प्रगति के बारे में हम लोगों को कुछ बातें आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। हम लोगों ने 2017 में जब प्रदेश में सरकार बनाई थी और डबल इंजन की सरकार यूपी में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश का जो बजट था 16-17 में, जो उत्तर प्रदेश का बजट था, पिछली सरकारों ने जो बजट प्रस्तुत किया था वह 3 लाख करोड़ के आसपास का था। और इस बार हम लोगों ने जो बजट प्रस्तुत किया है सदन में, यह 9,12,600 करोड़ रुपए से ऊपर का है। ये केवल एक बजट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जिसके बारे में हम लोग बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, अब देश का बीमारू राज्य नहीं है। यह उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था, और आज भी वो संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। हां, पात्र लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने उसके पोटेंशियल को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करके दिखाया। लेकिन जब कुपात्रों के हाथों में सत्ता थी, तो वे इसी अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य को रसातल की तरफ ले जा रहे थे। और यह उत्तर प्रदेश ने भी, देश ने भी और दुनिया ने भी यूपी के बारे में देखा है। यूपी के बदले हुए परसेप्शन के बारे में देश ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है। और आज के उत्तर प्रदेश पर केवल
उत्तर प्रदेश वासी ही नहीं बल्कि हर भारतवासी और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवासी निवास करता है वह गौरव की अनुभूति करता है। योगी जी, इस 9 सालों का ये जो सफर है, इसमें कर्फ्यू राज्य से कानून तक का सफर आपने कैसे तय किया? और एक ट्रिपल टी यानी कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट का राज्य इसे बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आप पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इन लोगों को कोई कन्विंस नहीं कर पाएगा और ये कन्विंस होने वाले जीव हैं भी नहीं। यही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले क्या स्थितियां थी? एक बेटी अगर ऑफिस से अपने घर वापस आ रही है सायंकाल, तो उसको हमेशा सुरक्षा का भय रहता था उसके मन में। एक व्यापारी अपने खेत में पानी डालने के लिए नहीं जा पाता था। किसान परेशान था, उसको अपने खेत में नहीं जा सकता था। व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता था। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्होंने आजादी के बाद जो भी समय, ज्यादातर समय इन लोगों को प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला और देश की सबसे अच्छी और उर्वरा भूमि होने के बावजूद, सबसे अच्छा जल संसाधन दुनिया का यूपी में होने के बावजूद, यहां का जो किसान था, जो कभी उत्पादक था, उस किसान को इन्होंने उत्पादक की बजाय कर्जदाता बना दिया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। प्रदेश के अंदर व्यापारी जब स्वयं ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी? वो भागने के लिए मजबूर था। हमारी सरकार ने एक कर्फ्यू कल्चर को जीरो टॉलरेंस कल्चर में बदलने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8.25 वर्ष के अंदर आप देख सकते हैं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई दंगा नहीं है। ये आज यूपी की पहचान बन गई है। जिस यूपी में कोई निवेश करने नहीं आता था, आज उस उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। 50 लाख करोड़ के, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारा, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। लगभग 6 लाख करोड़ हमारी तैयार हैं। बहुत शीघ्र हम उसको ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। यूपी की महिलाएं, जो पहले यूपी के अंदर 2017 के पहले विमेन वर्कफोर्स मात्र 13% था, इन 9 वर्षों में बढ़कर के 36% हुआ है। और इसलिए हुआ है क्योंकि हर बेटी सुरक्षा चाहती है, हर किसान अपनी उपज का सही दाम चाहता है। बिचौलिया कल्चर को समाप्त करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। हां, जरूर है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब आप मजबूती से कदम उठाएंगे तो परिणाम भी सामने आएंगे। जीरो कल्चर की, जो जीरो टॉलरेंस के कल्चर को हमने यूपी के अंदर उतारा है, आज उसका परिणाम यूपी के अंदर दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक रूप से ये जो पेशेवर माफिया और अपराधियों के हमदर्द थे, वे कैसे खुश हो सकते हैं? किसकी तरफ इशारा है? जो लोग इनको पालते थे, पेशेवर दंगाई थे, जिनको ये लोग अपने आवासों में बुला करके मेहमानवंदन करते थे। आज जब उन माफिया और दंगाइयों को सही ठिकाने पर पहुंचाया गया है, आज यूपी की तस्वीर भी बदली है और यूपी के हर नागरिक की तकदीर भी बदली है।
अखिलेश यादव कहते हैं कि आपके जितने भी ये निवेश के कार्यक्रम हैं ये सब हवाई हैं। आप जापान, सिंगापुर जा रहे हैं और निवेश यूपी में लाने की तरफ प्रगति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप टारगेट बदलते रहते हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपने बनानी थी 2024 में, फिर 26 में, अब आपने 29 का टारगेट रख दिया है। ये आपकी नोकझोंक आर्थिक पर ही रहती है और भी चीजों पर है? देखिए, नाम का प्रभाव होता है। टीपो को हम किस नाम से मानते हैं देश के अंदर, जिसने भारत और भारतीयता को रौंदने का काम किया था। कुछ लोग आज भी उसी मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं। ये विजनलेस हैं। इनमें विकास और अर्थव्यवस्था की कोई सोच नहीं है। न किया है न करने देंगे, ये संकल्प लेकर के, क्योंकि इनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। उन्होंने अपने परिवार को ही प्रदेश मान लिया है और ये मानते हैं कि जो कुछ मेरे परिवार पर फिट बैठेगा वही प्रदेश के लिए ठीक हो जाएगा। इसलिए परिवार से बाहर सोच ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अपने समय में सुरक्षा का वातावरण नहीं दे पाए। उस समय प्रदेश के अंदर कर्फ्यू कल्चर ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर, यानी 5 वर्ष में 900 से अधिक दंगे ये यूपी के अंदर उस दौरान हुए थे। 5 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर किस तरीके से अराजकता का माहौल पैदा हुआ था। भ्रष्टाचार से लेकर के नीतिगत उदासीनता से लेकर के हर एक स्तर पर जिस प्रकार की शिथिलता थी, भाई भतीजावाद था, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये लोग एक बार नहीं, समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4-4 बार शासन सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये चाहते यूपी को परिवर्तन करके रख सकते थे, लेकिन उन्हें भाई भतीजेवाद और जातिवाद की राजनीति से जब फुर्सत हो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत की आस्था पर प्रहार करना और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को कुंठित करना, उसको रोकना, उसकी रफ्तार को, उसकी स्पीड को कम करना, ये इनकी प्रवृत्ति बन चुकी थी। इसलिए ये लोग अपने समय में तो कुछ किए नहीं, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसको भी न करने के लिए दुष्प्रचार का एक माध्यम अपनाते हैं और लगातार इनके स्तर पर इस प्रकार का दुष्प्रचार चलता है। योगी जी, आपने टीपू की बात छेड़ी तो कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो अब अपने ऑफिसेज में, मेयर के ऑफिस में टीपू की फोटो लगाना चाहते हैं। कहते हैं शिवाजी महाराज जैसे लड़े थे वैसे ही टीपू लड़ा था इस देश के लिए। क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये राष्ट्र नायक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से किसी ऐसे आक्रांता की तुलना नहीं की जा सकती है जिसने भारत की आत्मा पर और भारत की आस्था पर चोट किया हो। टीपू सुल्तान किसी भी स्थिति में भारतीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता इसे। छत्रपति शिवाजी महाराज पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होती है और इसीलिए हम लोगों ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर उसको किया है। अभी 19 फरवरी को
छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव का कार्यक्रम आगरा में पूरी भव्यता के साथ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार भी पूरी भागीदारी के साथ उस कार्यक्रम में भागीदार बनेगी। योगी जी, बात चली तो वंदे मातरम पर भी आजकल डिबेट है। 150 साल वंदे मातरम के हो गए, लेकिन डिबेट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपने कहा कि वंदे मातरम इस देश की बिल्कुल संस्कृति भी है और इस देश की आत्मा भी है, लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आपके अनरजिस्टर्ड संघी साथी, ना उन्होंने आजादी से पहले कभी वंदे मातरम गाया, ना आज वंदे मातरम गाते हैं। तो इशारा क्या कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को संघ की शाखाओं में जाकर के सामान्य आचार और नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। मैं उनको सुझाव दूंगा, अगर वह संघ की शाखाओं में जाने लग जाएंगे ना, तो अखिलेश यादव जल्दी जगने की आदत हो जाएगी। जो 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे तक जग के सो के उठते हैं, तो समय पे जगेंगे तो उनके भी हित में होगा, और जिस पारिवारिक पार्टी को लेकर के वे चल रहे हैं, उस पारिवारिक पार्टी का नाम कम से कम बना रहेगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के पहले अनिवार्य रूप से गाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन राष्ट्र प्रतीकों का अपमान ये संविधान के निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदों को चूमा था। और वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का और भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा का अपमान, यह राष्ट्रद्रोह है और इस राष्ट्रद्रोह को वर्तमान भारत स्वीकार नहीं कर सकता है। बड़ी बात कही आपने, लेकिन योगी जी, आजकल अखिलेश जी हिंदू धर्म को बचाने निकले हुए हैं। आपको वो योगी जी नहीं कहते, आपके नाम से पुकारते हैं, बिष्ट साहब कहते हैं। आज भी सुबह 2 बार उन्होंने कहा। उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ मौन अमावस्या के दिन, उस पर बहुत कुछ आपके साथ कहा सुना के संतों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं और शंकराचार्य के साथ। ये हिंदू धर्म के रक्षक अखिलेश जी बन गए हैं, ये चेंज कैसे आ गया? ये अच्छी बात है। ये कम से कम उनको सद्बुद्धि आ रही है और ये एक सही दिशा में, लेकिन ये वास्तव में आस्था नहीं है, ये अवसरवाद है। अविमुक्तेश्वरानंद का नाम जपते जपते वह कल गाजी की वकालत करने लग जाएगा, आप देखना। क्योंकि ये लोग अवसरवादी हैं। याद करिए ना, जब हम लोगों ने 2017 में बात कही थी कि हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ ही मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के विकास की एक कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े थे। एक चर्चा आई थी, सामान्य चर्चा आई थी कि मथुरा में या वृंदावन में भगवान कृष्ण की एक ऊंची प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। तो इन्होंने घोषणा की थी कि वह सफाई में दुर्योधन की प्रतिमा स्थापित करेंगे। अब आप सोचो उनकी सोच को। हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वे दुर्योधन की बात कर रहे हैं। हम राम की बात करते हैं, वे बाबर की बात करते हैं। हम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो वो जिन्ना की वकालत करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं
ये लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। एक गाजी जो था, सालार मसूद गाजी, ये मोहम्मद गजनवी का भांजा था। सोमनाथ के मंदिर को अपवित्र करने का पाप इसी ने किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहला आतंकी हमला इसी ने किया था और महाराज सोहेल देव ने इस पापी को इसकी सजा दी थी। जिस गाजी को उसके पाप की सजा महाराज सोहेल देव ने दिया, उस महाराज सोहेल देव का अखिलेश यादव विरोध करते हैं और गाजी को महिमा मंडन करते हैं। ये हमारी सरकार को इस बात का गौरव है कि महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में हमारी सरकार ने बनाया है। महाराज सोहेल देव के नाम पर पहला विश्वविद्यालय आजमगढ़ में हमारी सरकार ने बनाया। उस आजमगढ़ से अखिलेश यादव कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन एक भी बार इन्होंने वहां पर इस दिशा में सोचा नहीं है। नहीं, क्योंकि शिक्षा से, स्वास्थ्य से, निवेश से तो इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। इनका रिश्ता भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई किसी योजना पर होता है। इनका रिश्ता प्रदेश में व्यवस्था, अराजकता और कर्फ्यू से होता है। इसलिए इनके मुंह से इस प्रकार के शब्द निकलना, आस्था से जुड़े हुए मुद्दों पर ये बात करें, तो ये आस्था नहीं है, ये अवसरवाद है। और इस अवसरवाद से प्रदेश का हर व्यक्ति जानकारी रखता है। राम भक्तों पर आखिर गोली किसने चलाई थी? इन्हीं लोगों ने तो चलाई थी राम भक्तों पर गोलियां। हर एक स्तर पर 84 कोस की परिक्रमा को इन्होंने रोका था। अयोध्या में 84 कोसी की परिक्रमा जो होती है, उसको भी अवरोध इन्होंने पैदा किया था। जन्माष्टमी के अवसर पर एक पर्व ऐसा होता है जो जेल में और थानों में आयोजित होता है, जन्माष्टमी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री कालखंड के दौरान जन्माष्टमी को रोक लगा दी थी। कावड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति भी हर हर बम बम बोल करके यात्रा में निकलता है, पैदल चलता है, कोई अपेक्षा नहीं होती। इन लोगों ने उस पर भी रोक लगाई। कहा साहब ये बम बम क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो उनकी सोच है। 17 में मैं आया था, जुलाई में, सावन का माह था, कावड़ यात्रा प्रारंभ होनी थी। पता लगा साहब कावड़ यात्रा रोकी जा रही है। मैंने कहा भी क्यों? तो बताया गया कि साहब पिछली सरकारों के नोटिफिकेशन है, उनके शासनादेश हैं कि साहब ये सब कावड़ यात्रा से हिंसा फैल सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है। हमने कहा भी किसी हिंदू पर्व और त्योहार से हिंसा तो नहीं फैलती है, और ये किसने बोल दिया कि हिंसा फैलती है? आप एक गाइडलाइन तय करिए, ये रोक कैसे लगा देंगे? ये परंपरागत रूप से चला रहा है। उन्होंने कहा नहीं साहब पिछली सरकारों ने रोका था, इसके लिए धरना प्रदर्शन लोग स्थानीय स्तर पर करते हैं, फिर इस मेले के बाद, सावन के मेले के बाद ये सब समाप्त हो जाता है। हमने कहा भी ऐसा नहीं होगा, आप कावड़ यात्रा निकालने की तैयारी करिए। उन्होंने कहा, हमने कहा इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाइए, ड्रोन का उपयोग करिए, कौन उपद्रव कर रहा है इसको चिन्हित करिए और निगरानी करने के लिए राज्य का हेलीकॉप्टर लेकर के जाइए। हम इसकी छूट दे रहे हैं, आप निगरानी करिए। आप आश्चर्य करेंगे, इन्होंने घंटा, घड़ियाल, शंख बजाने में भी रोक लगा दी थी। हमने कहा भाई एक कावड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, कोई 100 की यात्रा नहीं है, और शिव की यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलनी चाहिए और राज्य के हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा भी करिए। और 4.5 करोड़ की संख्या में कावड़ यात्री निकलते हैं, कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। तो कावड़ यात्रा को भी इन्होंने रोका था। ये आस्था की बात करेंगे। पर बड़ी शान से ये कहते हैं कि फैजाबाद, अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई।
विधानसभा में फिर हमने उनका जमानत जब्त भी करवाई है। देखिए, गुमराह करके एक बार ये लोग गुमराह भले ही कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था, संविधान की दुहाई वह समाजवादी पार्टी करती है जो हल्ला बोल का नारा देती है। आखिर यही तो है समाजवादी पार्टी, जिसने हल्ला बोल का नारा दिया था। बाबा साहब अंबेडकर की बात वह समाजवादी पार्टी करती है जिसने उनके नाम पर बने हुए सामाजिक न्याय के स्मारकों को नष्ट करने का काम किया था, उनके नाम को हटाने का काम किया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। अखिलेश जी की सरकार ने उस नाम को हटा दिया। तो उससे पहले कि वह किसी और के नाम पे हो, जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारी सरकार आई, हमने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया है। ऐसे सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम कांसीराम जी के नाम पे। अरे आपकी बस बहुजन समाज पार्टी से आपकी दुश्मनी रही होगी, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले उन लोगों के प्रति इस प्रकार की नफरत क्यों? गठबंधन भी था, जो भी रहा हो, लेकिन उस सब के बावजूद गठबंधन, उसके बाद मैंने कहा ना, इनके गठबंधन ये अवसरवादी हैं। ये अवसरवाद गठबंधन में ही नहीं दिखता है, ये इनके अंतःकरण में भी दिखता है। और ये अंतःकरण वही है जो ये आज बोल रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति, यूपी का हर व्यक्ति तो जानता है इनके बारे में, और इसलिए उनको वो कुछ भी बोलते हैं अब उनको लोग गंभीरता से लेना भी बंद कर दिए हैं। जैसे राहुल गांधी को पूरे देश के अंदर लोगों ने से गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, ऐसे ही अखिलेश यादव यूपी के अंदर अब उसके दूसरे नमूने बन गए हैं कि जिनको लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला था MY फॉर्मूला, वो बदलकर अब PDA हो गया है, और MY का भी कुछ अलग बन गया है। मुस्लिम यादव नहीं है, अब महिला और युवा हो गया है। आपको लगता है 2027 की लड़ाई में ये बदलते फॉर्मूलों से फर्क पड़ेगा? यहां का युवा जरूर पूछेगा, जरूर उनसे पूछेगा जब सरकार थी तब क्या किया था। यहां की महिलाएं जरूर पूछेंगे प्रश्न कि आखिर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर बेटी, हर महिला क्यों असुरक्षित थे। विमेन वर्क फोर्स जो आज 13% से बढ़कर के 36% हुआ है, उनके समय में क्यों नहीं बढ़ पाया था। हर बेटी स्कूल से घर जाने में या घर से स्कूल जाने में, हर महिला घर से ऑफिस जाने या ऑफिस से घर जाने में क्यों भयभीत रहती थी। ये प्रश्न उनसे उस समय पूछेंगे। और इनका PDA अवसरवाद का एक दूसरा नमूना है, जिसको आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। परिवार, एक परिवार को के विकास के लिए जो अथॉरिटी, अवसरवादी अथॉरिटी ये लोग गठित करेंगे। अखिलेश जी उसके चेयरमैन हो जाएंगे, शिवपाल यादव उसके CEO हो जाएंगे, रामगोपाल यादव उसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वह वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। बाकी अन्य लोगों को सबको कहीं ना कोई भाई भतीजे, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते उनके पास मौजूद हैं, तो ये सभी उनके पास आ जाएंगे। तो ये PDA उसी का नमूना है। SC ST के खिलाफ सर्वाधिक अपराध समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध इनके समय में हुए थे। और महिला संबंधी अपराध पे जब उस समय चर्चाएं होती थी, मीडिया उसको बोलता था, तो इनके नेताओं के बयान आते थे, अरे लड़के हैं गलती कर देते हैं, यही तो बयान देते थे। इनके एक मंत्री ने बयान दिया था, बयान इनका था
वह बयान था उनका कि महिलाएं घर से बाहर क्यों निकलती हैं। ये बयान थे इनके। इतने शर्मनाक बयान देते थे ये लोग। आज पूछेंगे ना, यूपी के नौजवान भी इनसे पूछेंगे और यूपी की बहन और बेटियां भी इनसे प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में, और आगे भी नहीं कर पाएंगे। आगे भी उनके हाथों में जिस प्रकार की स्थितियां हैं, देखो ये तो तय है कि ना उनको आना है, जब आना ही नहीं तो करना भी नहीं है, इसलिए कुछ भी घोषणाएं कर लो। आपको याद होगा टाइम्स नाउ नवभारत जब लॉन्च हुआ था, तो पिछला चुनाव जब आपका 2022 का हो रहा था, तो आपने कहा था, जब मैंने सवाल पूछा था कि चुनाव में क्या होगा, आपने कहा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन मैं आऊंगा ना। इस बार क्या कहेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जोड़ा है। ये टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी केवल वहीं पे नहीं है। आज यूपी के अंदर हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है, हर एक स्तर पर मिल रहा है। और मैं इस बात को मान सकता हूं कि यूपी में डबल इंजन की सरकार 2027 में फिर धूम धड़ाके के साथ वापस फिर से आएगी। कोई स्कोप नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए या किसी अन्य दल के लिए, कोई स्कोप नहीं है। हर नौजवान अपना उज्जवल भविष्य चाहता है, हर श्रमिक रोजगार चाहता है, हर अन्नदाता किसान अपनी खुशहाली चाहता है, हर बेटी और हर बहन अपनी सुरक्षा चाहती है, हर व्यापारी एक स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट माहौल में अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहता है। और केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दे सकती है, अन्य के उससे बाहर है, न उनमें दमखम है और न ही उनकी इच्छा शक्ति ही है। लेकिन वो कहते हैं कि ये वोट चोरी से होता है। ये जो SIR चल रहा है जिसमें 2,88,00,000 लोगों के नाम कटवा दिए गए हैं, ये इसकी वजह से आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, SIR गवर्नमेंट नहीं करा रही है, ये भारत निर्वाचन आयोग की एक व्यवस्था है। ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। ये 2004 में भी हुआ था, यानी लगभग 22 वर्ष के बाद ये SIR की कार्रवाई हो रही है। इसमें यूपी के अंदर जो 15,55,00,000 वोटर थे, उनमें से 2,88,00,000 ESD की श्रेणी में आए हैं। ESD का मतलब एब्सेंट, डेथ या शिफ्टिंग में। – 2004 में जब उस समय SIR की कार्रवाई हुई थी, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जब ये कार्रवाई संपन्न हो रही थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, आप देखें ना, इसी को कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि इन लोगों ने गलत नाम डलवाए थे। ESD की श्रेणी में ये जो नाम आए हैं, इनमें से 46 से 47 लाख नाम ऐसे हैं जो डेथ की श्रेणी में, जो मरे हुए हैं। काफी ज्यादा एब्सेंट हैं या डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट में वे नाम हैं जिनके एक ही नाम से कई जगहों पर एक ही बूथ में उनके नाम आ रहे हैं, या एक ही परिवार में 25-25, 30-30 लोगों के नाम आए हुए हैं। और तीसरी श्रेणी है शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग की अक्सर हमारी भारतीय मान्यता क्या है कि बेटी की शादी 25 या 30 साल की उम्र में हो जाता है।
जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, उनमें उन लोगों को अगर वह फॉर्म भी नहीं भरी है और 30 साल से ऊपर की है, 35 साल 40 साल की है, तो स्वाभाविक रूप से उसका नाम उनके पति के घर में होगा, तो पिता का नाम नहीं आएगा। अगर कोई महिला है, कोई भी है, भाई रुखसाना, तो अब डॉटर नहीं आएगा ना, किसकी पुत्री है वो नहीं आएगा, किसकी वाइफ है ये नाम आएगा। कहां है ये ढूंढना। ये पहले चरण में वह नाम कटे थे, किसी भी, चाहे वो कोई भी नाम कोई भी रहा हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी रहा हो, सबके साथ एक जैसी व्यवस्था हुई। पर आपने रुखसाना कहा तो वो कह रहे हैं नहीं, आप मुसलमानों के ही नाम कटवाते हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं, मैं किसी का भी नाम बोल सकता हूं, लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहां से ज्यादा नाम थे, फर्जी वहां से हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं। और इसीलिए चुनाव के दिन इसीलिए बोला जाता है कि साहब आप किसी को भी वोट डालने तो समाजवादी पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा ये वकालत की जाती है कि साहब किसी को बिना आईडी प्रूफ के वोट डालने तो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा। और अगर महिला कार्मिक है तो महिला कार्मिक अगर आपको देखना, बुर्के के अंदर बैठ करके महिला है पुरुष है, कौन इसके बारे में जानेगा? ये जानने का अधिकार जब भारत निर्वाचन आयोग एक व्यवस्था के तहत देता तो फिर ये लोग विरोध क्यों करते हैं? और उसका तरीका एक ही कि मतदाता सूची ठीक हो। भारत निर्वाचन आयोग को हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एसआईआर के माध्यम से एक सही मतदाता सूची लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हाँ, विसंगतियां होंगी, उसको ठीक करना, उसके लिए भी दूसरे फेज में क्या कार्रवाई चल रही, जैसे वर्तमान में कार्रवाई चल रही है। अब जो नए मतदाता हैं 1 जनवरी 2025 को जो नौजवान 18 वर्ष का हुआ है वह मतदाता सूची में अपना नाम भरा सकता है। इसके लिए फॉर्म 6 भरना है। उसकी ड्राफ्ट सूची आ चुकी है। एसटी के बाद जो ड्राफ्ट सूची इन्होंने बनाई है वह इन्होंने जारी कर दी है, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। उस सूची के बाद वह हर एक राजनीतिक दल को उपलब्ध हो गई है। हर एक राजनीतिक दल उसको देख रहा है। अब हर दल का यह दायित्व बनता है कि अपने बीएलओ, ये भारत निर्वाचन आयोग के हैं, हर बूथ लेवल ऑफिसर, लेकिन बीएलए बूथ लेवल एजेंट यह राजनीतिक दलों के हैं। तो राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं उनका दायित्व बनता है कि वह इस पर आपत्ति करें सूची को देख करके। किसी का नाम कटा है या किसी का नाम जोड़ना है तो जोड़ने के लिए फॉर्म 6, और अगर किसी का नाम कटा है उसके लिए फॉर्म 8 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि निसाब वह एसटी की श्रेणी में नहीं आता बल्कि वह व्यक्ति फलानी जगह में रह रहा है, काम कर रहा है, आप उसका नाम डलवाइए, उसका फॉर्म हम दे रहे हैं, उसका आईडी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। अगर कोई भी नाम वो किसी भी जाति मत मजहब का रहने वाला हो, संप्रदाय का रहने वाला हो, अगर उसका नाम वह मृत है और उसका नाम जबरदस्ती चढ़ गया है, आप उसके लिए फॉर्म 7 भर दीजिए। कोई भी भर सकता है। और समाजवादी पार्टी को भी किसी ने रोका नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि पूरी पार्टी ही एक फर्जी उस पर आधारित है, इसलिए सारा काम फर्जी ही करती है। उनको ये फर्जी काम करने में मजा आता है। और वे चाहते थे, आप याद करिए ना कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब एसआईआर की कार्रवाई 2004 में हुई थी। मुलायम सिंह जी तब चीफ मिनिस्टर थे। ये 2,88,00,000 जो फर्जी वोटर थे, इन्हीं का वोट डलवाने के लिए और सही वोटर को मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए इनकी पूरी ताकत लगती थी। मैंने इसीलिए कहा चोर की दाढ़ी में तिनका।
आज इनको अपने फर्जी वोटिंग को करने से भारत निर्वाचन आयोग जब रोकने का प्रयास कर रहा है तो इनको पीड़ा तो होगी ही होगी। इसीलिए ये मांग करते थे कि साहब पोलिंग बूथ पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगा जाना चाहिए, इसीलिए मांग करते थे। ये चोरी सीधे सीधे डकैती है। ये एक वास्तविक मतदाता के हक पर ये डकैती डालने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती थी, और उस डकैती को जब भारत निर्वाचन आयोग रोकना चाहता है तो ये लोग इस प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। बिहार के अंदर ये लोग देख चुके हैं, कांग्रेस और आरजेडी की जो दुर्गति बिहार के अंदर हुई है वही दुर्गति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर भी तय है। 2027 में देखना। ओवैसी जी कह रहे हैं हिजाबी मेयर बन गया है, हिजाबी मुख्यमंत्री बनेगा अब उत्तर प्रदेश में, और देश में हिजाबी प्रधानमंत्री है ना। ओवैसी वैसे हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो राम जन्मभूमि के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भी और डबल इंजन सरकार ने अपना संदेश दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो निशाना होगा वो हमारा भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुख करेगी, और उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें, और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग अलाप रहे हैं। मेरा मानना है ओबीसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। ये तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव इसलिए कहेंगे क्योंकि अखिलेश यादव उनसे गठबंधन करना चाहते होंगे। वो तो कांग्रेस के नेता अपनी तरफ ले रहे हैं। हाँ, जहां भी लेना चाहेंगे सब एक साथ। देखो, अखिलेश यादव का पूरा गठबंधन ही अवसरवाद पर आधारित होता है। जहां से उनको अवसर मिल, जहां से उनको थोड़ा भी लाभ दिखाई देता हो, उन सब के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिर उनका काम निकल गया तो उसको फिर बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। योगी जी, एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में। आपने भाग्यनगर की बात की तो याद आया कि वो कहते हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन आप जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे तो ये सांप्रदायिक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? मैं वही कह रहा हूं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अगर हम एक सच को बोलते हैं, सच हमेशा कड़वा होता है, तो उस पर ये उंगली उठाएंगे। लेकिन अगर ये लोग मीठे के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं तो उसको ये लोग जबरन थोपने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि जहर अब भारतीय समाज में नहीं घुलने वाला है। कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। यूपी में तो खैर समाप्त हो ही चुकी है। कांग्रेस को यूपी में इतने मेंबर नहीं मिले हैं, इतने भी सदस्य उनके जीत के नहीं आए हैं। देखिए, अर्थी पे कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस के पास वह 4 लोग भी जीत के नहीं आए हैं यूपी के सदन में। और मुझे लगता है कि अगली बार समाजवादी पार्टी भी उधर ही जा रही है, कांग्रेस की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 2024 में उलट था। देखो, 24 में संविधान के नाम पर और आरक्षण के नाम पर इन्होंने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया था, आज जनता समझ चुकी है। इसलिए उसके बाद जितने चुनाव हुए, यूपी के अंदर 10 उपचुनाव हुए, 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती है। हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, इन सब में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने में सफल हुई और
थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई है, क्योंकि जनता जनार्दन समझ चुकी है कि दुष्प्रचार के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण का खेल सत्ता में आने के बाद करेंगे और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार के माध्यम से यहां के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ, गरीबों के साथ धोखा करेंगे। उस धोखे से अब हर व्यक्ति चाहता है कि हर प्रकार से इनको अवसर ही नहीं देना है जिससे इनको धोखा देने का अवसर प्राप्त हो। योगी जी, अंत में एक थोड़ा सा रैपिड फायर करना चाहती हूं आपके साथ। आपके लिए 2027 में सबसे बड़ी हेडलाइन क्या होने वाली है? देखिए, 27 में फिर से डबल इंजन सरकार यूपी के अंदर बनने जा रही है। आप इसको मजबूती से बोलिए, अपने आप ही फिर से आएगी। हमने तब भी कहा था, 21 में भी मैंने कहा था कि हम फिर से आएंगे और यूपी में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप चाहें तो यूपी के अंदर आपने एक मीडिया ग्रुप होने के नाते आपने अपने सर्वे भी कराए होंगे। आप एक एक जगह जाइए ना, 75 जनपद हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, पब्लिक से जानिए। वे सभी लोग इसके बारे में भी प्रेजेंट गवर्नमेंट की वकालत करते हुए पब्लिक दिखाई देगी। अखिलेश यादव के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए फिलहाल कोई स्कोप नहीं है और फिलहाल कोई फ्यूचर भी नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? राम मंदिर, एक्सप्रेसवेज के लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, यूपी को उसकी पहचान वापस दिलाना, यूपी को उसकी पहचान का मतलब यहां का नौजवान अब पहचान का मोहताज नहीं। यूपी का किसान आज आत्महत्या नहीं कर रहा है, खुशहाल है। यूपी का श्रमिक स्वावलंबन के साथ रोजगार आज अपने ही जनपद में, अपने क्षेत्र में प्राप्त कर रहा है। यूपी की महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और यूपी आर्थिक उन्नति के नित नए सोपान को प्राप्त कर रहा है। यही राम राज्य है, बिना भेदभाव के हर एक तबके को उसका हक प्राप्त हो रहा है और राम राज्य की अवधारणा पर ही आधारित है श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। हम केवल मंदिर बना देते, ये चेंज करके नहीं दिखाते, तो ये भगवान राम की अवज्ञा होती है। आज हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि राम राज्य की उस वास्तविक अवधारणा को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है और ये डबल इंजन सरकार की ताकत है, जिसने जो कहा वह करके दिखाया है, आगे भी जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। राम मंदिर से राम राज्य तक का आपने सफर बता दिया। ये आजकल बुलडोजर से ब्रह्मोस की भी बहुत चर्चा है, ये कौन सा रिश्ता है? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बुलडोजर यूपी की स्ट्रेंथ का प्रतीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर हम देश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को यूपी के अंदर स्थापित कर सकते हैं, तो वह बुलडोजर एक माफिया प्रवृत्ति को भी उसी प्रकार से कुचल सकती है जिसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी और यूपी ने वह करके दिखाया है। तो वह यूपी की स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो ब्रह्मोस जैसे सेक्टर में भी आज बड़े निवेश यूपी के अंदर स्थापित हो रहे हैं। ये भारत की
सामरिक शक्ति का प्रतीक है। ये भारत की सामरिक शक्ति कि अगर किसी ने भारत को आंख दिखाया, भारत की आन बान और शान पर गुस्ताखी करने का प्रयास किया, तो दुश्मन को उसी के ठिकाने पर जाकर के मारेंगे और ऐसी मार मारेंगे कि वह चिल्लाता हुआ दिखाई देगा। ये बुलडोजर से ब्रह्मोस की यात्रा उसी का प्रतीक है। फिलहाल तो बुलडोजर और ब्रह्मोस दोनों इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर भी, हाँ, हर एक सेक्टर में हर एक सेक्टर में देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जब मुकाबला नहीं कर पाया तो उसको दुनिया के सामने चिल्लाना पड़ा था। और आज भी जब भारत कोई बड़ा कार्य करता है तो वह दुनिया के मंच पर चिल्लाता है कि साहब मेरी सुरक्षा को खतरा है। और आपको देखना होगा ना कि भारत देश बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था है। एक नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जहां भारत स्थापित हो रहा है, वहीं पाकिस्तान कहां है? यानी पाकिस्तान भारत का मुकाबला क्या करेगा? उसकी इकोनॉमी यूपी का भी मुकाबला नहीं कर सकती है, तो भारत तो बहुत दूर की बात है। बड़ी बात कही। एक शब्द राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हर पूरा देशवासी जानता है। मैंने पहले ही कह दिया था ना कि राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है। जैसे अखिलेश को उत्तर प्रदेश वासी गंभीरता से नहीं लेते, वैसे राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है। और जब राजनेता में गंभीरता तो है, देखो, बनाने के लिए तो आप किसी को ही बना दें, किसी को ही बना सकते हैं आप। कांग्रेस पार्टी को अधिकार है कि किसको वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए, ये उनका अपना अधिकार है। परिवारवादी पार्टी है तो एक परिवार के बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि अपने दल में किसी अन्य उभरते हुए नेता को देख नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की तरह वह कोई ऐसा दल तो है नहीं कि जो जनता से जुड़ी हुई दल हो। वहां तो एक ही परिवार से बनाना है। स्वाभाविक रूप से सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अब किसी को तो बनाना है, तो उन्होंने कहा होगा चलो राहुल जी को ही ये जिम्मेदारी सौंप दो। और फिर होता ही है कि जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें कौन कैप्टन बनेगा, तो कैप्टन भी वही व्यक्ति होगा जो उसको आसानी से डुबोने में सहायता कर दे। तो राहुल जी तो उसको उस जहाज के कैप्टन बन चुके हैं जो आसानी से उसको डुबो सकते हैं। अखिलेश यादव जी, अगर आपको केदारेश्वर मंदिर जो बना रहे हैं इटावा में, वहां अगर बुलाएं तो आप जाएंगे? देखिए, शुद्ध नियत से बनाते तो अवश्य जाता है, लेकिन नियत साफ नहीं है। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। बड़ी बात कह दी आपने योगी जी। और वह करेंगे तो लोग वो करेंगे, उनको आह्वान करना चाहिए। इंतजार रहेगा कि अखिलेश जी आपके आह्वान पर क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नहीं। लेकिन आपने तो बिगुल बजा दिया 2027 में, कोई शक कोई शुबा नहीं योगी जी? कोई शुबा नहीं, किसी इस प्रकार का शक नहीं, कोई संदेह नहीं। और हम संदेह पालते भी नहीं है, शक पालते भी नहीं है। सीटें भी बता दीजिए फिर। नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग 2022 से भी ज्यादा सीट्स पा करके फिर से यहां पर सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार फिर से यूपी के अंदर बनेगी। योगी जी, हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने के लिए और हमारे साथ समय बिताने के लिए, यूपी का मार्गदर्शन आपके मन में क्या है?
वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूं और टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत को इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बजट सेशन के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा बजट सेशन चल रहा है, इस दौरान इस कॉन्क्लेव को यहां पर किया है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा को सबके सामने प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया है। नाविका जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और तालियों की गड़गड़ाहट इससे ज्यादा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में इतना तो दम है। बहुत बहुत धन्यवाद। The News Hour at 9.